ईडी ने ममता बनर्जी के ऑफिस के अंदर रेड कर दी और उसको रुकवाने के लिए ऑन द स्पॉट ममता बनर्जी पहुंच भी गई और चलती रेड के अंदर से डॉक्यूमेंट उठाए और बाहर आ गई। भाई एब्सोल्यूट सिनेमा। The naughty home minister. तुम लोग इंडियन पॉलिटिक्स की फाइट्स को किससे कंपेयर करोगे? बैटमैन सुपरमैन से? अबे वो कुछ भी नहीं है। और वैसे हंसने को हम लोग हंस सकते हैं, पर एक्चुअल में बताऊं तो भाई बहुत वियर्ड सिचुएशन बन चुके हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। समझते हैं कि भैया ईडी ने क्यों रेड किया, एक्चुअल में बंगाल में अभी क्या चल रहा है, एंड ममता बनर्जी का क्या कहना है कि उन्होंने जाके रेड को क्यों रुकवाया। ऑल्दो अभी तक रेड रुकी नहीं है। 3 बज रहे जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, आज 8 तारीख है और अभी तक रेड चल रही है। पहले मेरा मन था कि मैं थोड़ा लेट शूट करके थोड़ा लेट वीडियो डाल दूंगा, पर अभी एविडेंस आने के अंदर टाइम लगेगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो भी कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं, हम लोग क्लेम्स के ऊपर कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं, जिसके 3 रीजन है। पहला, कुछ क्लेम्स ईडी की तरफ से आया जिनको हम लोग ऐसा फैक्ट नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत बार देखा गया कि ईडी थोड़ा बहुत पॉलिटिकल बायस रहती है। दूसरे क्लेम्स ममता बनर्जी की तरफ से आया जिसको भी हम फैक्ट की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि ममता बनर्जी भी एक पॉलिटिकल पार्टी चलाती है जिसके अंदर उनको झूठ बोल के वोट लेना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। और तीसरा, ये सारे क्लेम्स देखने का सोर्स जो है वो है हमारा इंडियन मीडिया। अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर के अंदर हम तो पाकिस्तान के अंदर तक चले गए थे। अभी जहां से हम ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ना, वो भी एक ट्रस्टेड सोर्स नहीं है, बट स्टिल हम लोग ट्राई करेंगे जितना भी ये शॉर्ट टर्म के अंदर फैक्ट चेक कर पाए उतने फैक्ट चेक किए हैं और दोनों साइड का पक्ष रखते हुए इस वीडियो को एक्सप्लेन करता हूं। रेड क्यों हुई, कहां पे हुई, कैसे हुई, इसको बाद में देखते हैं, और ममता बनर्जी ने कैसे उसको रोक दिया वो भी बाद में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रेड करने को किसने बोला और ईडी के पास रेड करने की पावर कहां से आई। और अभी जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो मुझे बीजेपी वालों ने नहीं दी है, ये पब्लिक सोर्स मैंने कलेक्ट करी और ये ईडी और सीबीआई का डेटा है। और ये जो रेड करी गई है ये इलीगल कोल माइनिंग के केस के अंदर करी गई है, जिसकी एस्टिमेटेड वर्थ जो बताई जा रही है वो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस बताई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ थी, तो जो नंबर्स है उसको मैं अभी क्लेम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अंदर भी अभी ये नंबर क्लियरली सामने नहीं आए। तो अभी रिपोर्ट क्या उसको समझते हैं। 2020 के अंदर एक केस फाइल होता है सीबीआई के अंडर की भैया इलीगल माइनिंग की गई है। और इलीगल माइनिंग कहां की गई है? वो की गई है ईसीएल माइंस के अंदर। और ये माइनिंग करी गई है कोल की, और इलीगल माइनिंग से कोल को कलेक्ट किया गया और उसके बाद उस कोल को ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया। अभी जब भी कोई भी चीज ब्लैक मार्केट में बेची जाती है तो इलीगल वे से पैसा ट्रांसफर होता है। अभी वो पैसा शेल कंपनीज के थ्रू आ सकता है, अभी वो पैसा हवाला के थ्रू आ सकता है, और इनका भी यही ब्लेम है। ईडी का बोलना है कि पैसे को शेल कंपनीज के थ्रू ट्रांसफर किया गया और हवाला सिस्टम का यूज किया गया। अभी हवाला सिस्टम में क्या होता है, कैश को रोटेट किया जाता है, सारा का सारा पैसा ब्लैक के अंदर कैश में घूम रहा होता है। और शेल कंपनीज वो होती है कि भैया छोटी छोटी ना नकली कंपनीज बना दी जाती है किसी और की आईडी पे, और उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस दिखाई जाती है कि भैया हमने पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस मार रखी है और ये हमारा बिजनेस है। पर एक्चुअल में ना ही वो कोई कंपनी होती है एक्चुअल में, और ना ही उनका कोई भी बिजनेस होता। बस सरकार को गुमराह करने के लिए, पैसे को रोटेट करने के लिए इस टाइप की कंपनीज बनाई जाती है, और यही ईडी का ब्लेम भी है। ईडी का कहना था कि भैया इलीगल वे से पैसे को रोटेट किया गया और उसके बाद उस पैसे को यूटिलाइज किया गया कैंपेनिंग के अंदर गोवा के अंदर। अभी कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं, पर यही डेटा आ रहा है। और अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि भैया ईडी के पास रेड मारने की पावर कहां से आई, और वो भी इलेक्शन से एकदम पहले। तो ईडी ने ये रेड मारी है पीएमएलए के अंडर, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जिससे ईडी को पावर मिल जाती है कि वो कहीं पे भी रेड मार सकती है। और अभी इस केस के बारे में थोड़ा बताऊं तो ये केस 2020 के अंदर रजिस्टर हो गया था, जिसके अंदर ईसीएल के ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया गया, वो जो माइन थी उनके ऑफिशियल्स को। कुछ वहां के लाला लोग या गुंडे टाइप लोग थे जैसे अनूप मांझा जी, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, एंड कुछ वहां पे बड़े बिजनेसमैन थे इस केस के अंदर, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और उनकी वाइफ को समन्स भी किए थे ईडी ने, और ये समन्स किए गए थे 2021 के अंदर क्लैरिफिकेशन के लिए कि भैया आके कुछ कुछ सवालों के जवाब दे जाओ। बस टाइमलाइन बता देता हूं। 2020 के अंदर केस रजिस्टर हुआ, सीबीआई ने एफआईआर करी 2020 से 21 के अंदर, ईडी इन्वॉल्व हो गई 2021 के अंदर, अभिषेक बनर्जी और उसकी वाइफ को समन किया गया 2021 के अंदर। 2022 के अंदर ईडी ने उस एरिया की आईपीएस ऑफिसर को भी समन किया था, और 2025 तक मल्टीपल लोकेशन के ऊपर ईडी ने छापे वापे जो मारने थे वो मार रखे हैं। बट अभी 2026 के अंदर इलेक्शन आने से एकदम पहले इनके ऑफिस में क्यों छापा मारा गया उसके बारे में समझो। ईडी का कहना है कि उनको नवंबर के अंदर एक न्यू लीड मिली थी, जिसकी वजह से इनको पता चला कि जो सारा का सारा पैसा रोटेट हो रहा था ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो रहा था, और इनकी पूरी की पूरी रेड कोई भी पॉलिटिकल बायस रेड नहीं है। इनके पास पूरे पूरे एविडेंस है कि इन्होंने क्यों रेड मारी है। अभी ये तो थी वन साइड ऑफ द स्टोरी, अभी दूसरी साइड के ऊपर चलते हैं। आज है 8 जनवरी और आज की डेट में सुबह रेड चालू हुई थी और अभी तक रेड चल रही है। करीब 5.5 घंटे हो चुके हैं अभी रेड चलते हुए को, और जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम पे भी रेड चल रही है। वैसे टीएमसी की मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर रेड मारी गई है, पर उसमें से 2 लोकेशन काफी ज्यादा हाईलाइट हो रही है। पहली लोकेशन है आईपैक ऑफिस, जो कि एक प्राइवेट बॉडी है। अभी आईपैक क्या करती है, टीएमसी के सारे पॉलिटिकल कैंपेन्स हैंडल करती है। इसको इनडायरेक्टली तुम लोग टीएमसी का आईटी सेल बोल दो, मार्केटिंग हेड टीम बोल दो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन बैक बॉडी कुछ भी बोल दो। और दूसरी रेड मारी गई है प्रतीक जैन के घर पे। अभी प्रतीक जैन कौन है? प्रतीक जैन है आईपैक के चीफ, मतलब जो भी उनकी मार्केटिंग टीम लीड करती थी ना उसके चीफ है। अभी जैसी रेड होनी शुरू होती है सुबह सुबह मीडिया के अंदर
खबर आ जाती है और सेम चीज ऑब्वियसली ममता बनर्जी को भी पता चल जाती है। तो ममता बनर्जी क्या करती है, तिल बिलाती हुई आती है और सीधा प्रतीक जैन के घर पे चली जाती है जहाँ पे रेड चल रही होती है। मैं आपको कुछ बेसिक रूल बता देता हूँ रेड के अंदर क्या होते हैं। रेड के अंदर कुछ बेसिक रूल होते हैं कि भैया आप लोग रेड को इंटरफेयर नहीं कर सकते। जब भी रेड चल रही होती है तो जो भी ऑफिस, घर या कोई भी प्लेस होता है उसको पूरी तरह से सील कर दिया जाता है और चलती रेड में जो भी लोग घर, ऑफिस या उस प्रॉपर्टी के अंदर है वो अंदर ही रहेंगे जब तक रेड चल रही है और जो लोग बाहर है वो बाहर ही रहेंगे। बट इधर अगर एक्चुअल के अंदर देखो तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सीएम है, वो लोकेशन के ऊपर पहुंची, रेड के अंदर घुसी और प्रतीक जैन जिसके घर पे एक्चुअल में रेड मारी गई थी उसका लैपटॉप उठा लिया, उसका मोबाइल फोन उठा लिया, उसकी फाइल्स उठा ली, इवन हार्ड डिस्क तक उठा ली और उठा के बाहर आ गई 15-16 मिनट में। और उन्होंने खुद कबूला कि भैया मैं सारी फाइलें उठा के ले आई हूं क्योंकि बीजेपी वाले हमारे ऑफिस के ऊपर छापा मार रहे हैं और उस छापे का रीजन कोई भी इलीगल मनी मार्केट या ऐसी चीजें नहीं है। ये वो फाइल्स है जिसके अंदर हमारे अपकमिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट है, ये वो फाइल्स है जिसके अंदर हमारी वोटर लिस्ट है, ये वो फाइल्स है जिसके अंदर हमारे इस बार की इलेक्शन लड़ने के प्लान्स हैं और ईडी बहाने से ये सारी चीजें कलेक्ट करना चाहती है और ये सरकार के लिए काम कर रहे हैं। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED? और देखो जब भी ऐसी कोई भी सिचुएशन हो जाए ना, द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस इज ऑफेंस। ऑफेंड हो जाओ सामने वाले के ऊपर कि साला कर कैसे रहे तू। जैसे ही उनके हाथ में फाइल थी वो मीडिया के सामने आई तो वो अमित शाह के ऊपर चिल्लाने लगे कि भैया आप लोग तो डिक्टेटर हो, आप लोग तो अपनी पावर्स का गलत यूज कर रहे हो। The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, taking away all my party documents. और उल्टा अमित शाह को ब्लेम लगाने लगे कि आप लोग ऐसी पॉलिटिकल हरकतें कर रहे हो, बल्कि आप लोग देश नहीं संभाल पा रहे हो, आप देश को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। जिसका रेफरेंस शायद वो था कि इंडिया के अंदर अभी कितने बॉम्ब ब्लास्ट या फिर पहलगाम अटैक्स हुए। और थोड़ा सा इंटरव्यू देके ममता बनर्जी वो सारी फाइलें लेके चली गई आईपैक के ऑफिस में, क्योंकि अभी तो घर से डेटा कलेक्ट किया, अभी आईपैक के ऑफिस के अंदर भी काफी डेटा पड़ा है। अभी ना यहाँ पे एक कैच है, कुछ क्लिप्स निकल के आ रही है जिसके अंदर एक गाड़ी दिखाई जा रही है स्कॉर्पियो, जिसकी डिग्गी के अंदर काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भरे जा रहे हैं। हर मीडिया न्यूज चैनल ये क्लेम कर रहा है कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कब्जा लिए हैं ममता बनर्जी की टीम ने और जिस गाड़ी के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं ये वही गाड़ी है जिसके अंदर ममता बनर्जी आई थी। दैट मींस ऑफिस के अंदर भी पहुंचे और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को स्नैच कर लिया गया। बट कुछ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी और कुछ आर्टिकल्स पढ़े जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि भैया ममता बनर्जी को ऑफिस के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। अभी एंट्री मिली है नहीं मिली है, कितने डॉक्यूमेंट स्नैच किए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्नैच किए, इसके अंदर ना टाइम लगेगा। और ये नहीं कि भाई मैं 2 घंटे रुक जाऊं तो अभी सारा डेटा आ जाएगा, नहीं आएगा। अभी इधर से पॉलिटिकल गेम चलेगा, 3-4 दिन लग जाएंगे पूरा फिल्टर होकर छट के आने में कि भैया क्या कब्जा हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उस टाइम तक हम लोग दोबारा वीडियो बना के चीजें क्लैरिफाई कर देंगे। तो तुम लोग सब्सक्राइब करके रख लो। और हम लोग ना 4 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा पास है। अगर तुम लोग सब्सक्राइब कर दो ना, हमारा अभी 15 जनवरी से पहले हो जाए। और मेरा टारगेट है कि हमको 5 लाख सब्सक्राइबर करने हैं फेब से पहले। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होते हैं ना, उनको एक गलत फहमी होती है कि यार हमने तो पहले से सब्सक्राइब कर रखा है। अभी तूने नहीं कर रखा तो नीचे बटन तो देख, दबा बटन, ये मेरा दूसरा चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर, ठीक है। अभी आईपैक ऑफिस से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लिया जाता है। हम लोग मान के चलते हैं कि गाड़ी जो थी वो ममता बनर्जी की थी और स्कॉर्पियो के अंदर फाइलों को भर दिया गया और बहुत सारी फाइलें थी, 1-2 फाइल्स नहीं थी। ममता बनर्जी का कहना है कि वो जो सारी की सारी फाइलें कब्जा करने आए थे उसके अंदर हमारी वोटर लिस्ट थी, कैंडिडेट्स की डिटेल्स थी कि भैया इस बार कौन सी सीट से कौन सा बंदा इलेक्शन लड़ने वाला है, The candidate list, the party strategy, the party plan. क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले कोई 3-4 महीनों के अंदर ही है। और बीजेपी बंगाल के अंदर वीक बहुत है, मतलब इतनी वीक है कि ममता बनर्जी के वहां पे दादागिरी चलती है। तुम में से काफी लोग वेस्ट बंगाल के बारे में नहीं जानते होंगे, हम लोग थोड़ा सा आगे इसके बारे में बात करेंगे। और वहां की मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है थोड़ा सा, बट स्टिल हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसके ऊपर चलते हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि हमारे बूथ प्रेसिडेंट की इन्फॉर्मेशन भी चुराना चाहते थे, प्लस में हमारी पार्टी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स भी चुरा रहे थे। और जो बीजेपी वालों ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर एसआईआर करी है उसके काउंटर के लिए हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए ये लोग उसको भी चुरा के लेके जा रहे थे। इनको नहीं पता वेस्ट बंगाल के अंदर एसआईआर चली है जिसके अंदर ममता बनर्जी का कहना है कि भैया हजारों लाखों वोट काट दिए गए और वो भी लोगों को बिना बताए कि भैया वोट क्यों काटे जा रहे हैं। और लोगों को बोला जा रहा है कि तुम लोग बांग्लादेश से आए हो तो तुम्हारे वोट काट दिए। बट रियलिटी में यही है कि काफी पॉपुलेशन वहां पे बांग्लादेश की बैठी है। बट क्योंकि वो सारी की सारी पॉपुलेशन जो बांग्लादेश की बैठी है वो ममता बनर्जी को वोट करती है तो उनको तो उससे प्रॉब्लम है ही कि जब हटाओगे तो। बट मुद्दे से ना भटकते हुए अभी तक की इन्फॉर्मेशन यही है कि ईडी ने कुछ फाइलें सीज करी है, मैक्सिमम फाइलें ममता बनर्जी ने बचा ली हैं। अभी पहले टीएमसी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद बीजेपी के ऊपर चलेंगे और अच्छे से बात करेंगे क्या चल रहा है। जिनको नहीं पता टीएमसी कैसी पार्टी है, भाई टीएमसी बहुत क्रेजी पार्टी है। टीएमसी इतनी क्रेजी पार्टी है कि भैया ऑपोजिशन की पार्टी के लोगों को कभी कभी मरवा दिया जाता है, खुलेआम सड़कों पे पीट दिया जाता है। एसआईआर चल रही थी तो जो बूथ ऑफिसर्स थे उनको मार दिया गया और टीएमसी के ऊपर काफी सारे दंगों के ब्लेम हर टाइम उछलते रहते हैं। बट स्टिल ना टीएमसी गवर्नमेंट को, जो भी ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है ना, उसको वहां के लोग सपोर्ट बहुत करते हैं क्योंकि टीएमसी गवर्नमेंट फ्रीबीज बहुत बांटती है। अलग अलग स्कीम निकाल रखी है कि भैया इस वाली स्कीम में महिलाओं को 2000 मिलेंगे, इस वाली स्कीम में महिलाओं को 10,000 मिलेंगे, इस वाली स्कीम में महिलाओं को फ्री राशन मिलेगा। काफी सारी स्कीम है जिसके बारे में जब बंगाल इलेक्शन पास आएंगे हम डेडिकेटेड वीडियोस बनाना शुरू करेंगे और उसके
उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और ये चीज समझो कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी डेकेड से जीतती आ रही है और वहां पे आज की डेट में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है। बीजेपी का वहां पे नामो निशान नहीं है, कांग्रेस का वहां पे नामो निशान नहीं है। और अभी उस चीज को काउंटर करने के लिए बीजेपी पूरे हाथ पैर जोड़ के लगी पड़ी है। ममता बनर्जी जब मीडिया से बात कर रही थी उस टाइम पे उन्होंने ये भी बोला था कि भैया बीजेपी के भी काफी सारे ऑफिस बंगाल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, अगर हम लोग वहां पे रेड मरवा दे तो क्या होगा। और उल्टा बीजेपी के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर दिया कि भैया यूपी के अंदर लोगों के हाल खराब नहीं है, आप लोग उसके अंदर कुछ नहीं कर रहे हो। ये बीजेपी पार्टी किसी की सगी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन गेम खेलती होती है। अमित शाह ने एसआईआर से काफी सारे वोटर्स कटवा दिए। अमित शाह अपने देश को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, जो उनका काम है वो एक्चुअल में उसको अच्छे से नहीं कर पा रहे, सारे ब्लेम्स लगाए गए। बट उसके साथ एक और चीज बोली गई कि भैया मैं तो अभी यहीं पे ही हूँ और मैं अभी अलग अलग वोट्स के अंदर जाके प्रोटेस्ट करना चालू करूंगी। अभी ना इस चीज को समझो कि ममता बनर्जी ना वहां पे पावर बहुत होल्ड करती है। अभी अगर तुम लोग उसको प्रोटेस्ट करने के लिए कोई ना कोई रीजन दोगे ना तो पता नहीं ये बीजेपी के हक में जाएगा या खिलाफ। और क्या ईडी या फिर बीजेपी को ये चीज नहीं पता था कि आप वहां पे रेड करोगे तो ममता बनर्जी ऑन दी स्पॉट पहुंच जाएगी और फाइलों को छीन लेगी। हु नोस, मेरे लिए बहुत नहीं है ये इन्फॉर्मेशन कि भैया आप चलती रेड के अंदर घुस जाओ, आप पे इतनी पावर है। ठीक है, मेरे लिए बहुत नहीं है इन्फॉर्मेशन। बट अभी कंक्लूजन के ऊपर चलती है, क्या ममता बनर्जी बेकसूर है? एंड उसका जवाब है मुझे क्या पता। देखो बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं कि टीएमसी गवर्नमेंट ये सारी चीजों के अंदर इन्वॉल्व निकल आए, क्योंकि मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी चीजों में इन्वॉल्व निकलती है। आंख बंद करो, कोई भी 10 पॉलिटिकल पार्टीज का नाम सोचो, हाँ वो उसमें गंदे कामों में इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि इलेक्शन लड़ने में इंडिया में बहुत पैसा लगता है ना भाई। 500, 600, 1000 करोड़ रुपए लगा के तुम लोग इलेक्शन लड़ते हो और पूरे साल सैलरी के अंदर तुम्हें मिलते हैं 1.5 करोड़ रुपए। कोई क्यों 999 करोड़ का घाटा सहेगा? बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत हाई चांसेस है कि भैया इन्वॉल्व निकल सकती है। और उसके अंदर सिर्फ टीएमसी नहीं है, बीजेपी, कांग्रेस में सबकी बात कर रहा हूं। बट ये एक तरह की दादागिरी हम लोग पिछले कुछ टाइम से देखते आ रहे हैं कि भैया जहां पे भी इलेक्शन हो रहे होते हैं जाके ईडी पहुंच जाती है और ईडी जाके हमेशा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स के ऊपर ही अटैक करती है। और सबसे बड़ा एग्जांपल तुम लोग दिल्ली का ले सकते हो। अरविंद केजरीवाल के भैया कुत्ते खानी कर दी थी इन लोगों ने। लिकर स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, इतने सारे फोन पकड़े गए, इतनी सारी सिमें पकड़ी गई, भैया इसको बेल ही नहीं मिल रही थी इलेक्शन के लिए। बेचारा कैंपेन ही नहीं कर पा रहा था, पूरी छीछा लेदर एकदम बदनामी कर रखी थी सोशल मीडिया पे भी। उसके बाद क्या हुआ? इलेक्शन खत्म हुआ, रेखा गुप्ता आ गई, अब तो बाहर बैठा ना आदमी, अब करो केस। ये ट्रायल चलेंगे, दोबारा चलेंगे, मैं बता देता हूँ, और इलेक्शन के आसपास जाके चलेंगे। अभी सरकार चुप बैठी है। केजरीवाल ने कुछ किया है नहीं किया है हमें नहीं पता है, पर जब भी उसके ऊपर जो भी केस लगाएगा या उसके ट्रायल्स तभी चलेंगे जब इलेक्शन आएगा। और ये ट्रायल्स भी तभी चल रहे हैं जब इलेक्शन आया। याद है मैं पीछे काफी सारे डेट्स को हाईलाइट कर रहा था। 2020 के अंदर केस रजिस्टर हुआ, 2021 में ईडी आई, 2021 में सीबीआई आई, इस टाइम पे समन किया गया। वो डेटा पता क्यों बता रहा था? कि तुम्हें ये चीज रियलाइज करवा पाऊंगी भैया 2020 का केस है, 6 साल हो गए हैं। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 2026, 6ठा साल चल रहा है इस केस को और अब जाके रेड हो रही है, और वो भी इलेक्शन से एकदम 3-4 महीने पहले। क्या तुम्हें नहीं लगता ये रेड पॉलिटिकली बायस्ड थी? और क्या हम लोग ये चीज बोलते कि भैया क्योंकि ये रेड पॉलिटिकल बायस्ड है तो ये रेड ही गलत है? नहीं, करो आप लोग रेड इलेक्शन के बाद करो, फिर कंपटीशन रहने दो ना। इलेक्शन लड़ रहे हो तो किसी की इमेज को एकदम जिंदा जला देना और उसके बाद इलेक्शन लड़ना इज नॉट समथिंग जो एथिकल भी है। बाकी जैसे जैसे इसके ऊपर अपडेट्स आएंगे हम लोग बात करते रहेंगे। जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाना और मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।